हेलो एवरीवन। आज हम करें चेकलिस्ट नंबर 9। ऑल अर्थमेटिक क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले 8 चेकलिस्ट आपकी हो चुकी हैं। प्री प्लस मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल है। इसमें हम सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चन करते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन है अर्थमेटिक के। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। आपको रेक्टेंगल दे रखा है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ किस रेशो के अंदर है। हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ एंड ब्रेथ 4:3 की फॉर्म में। उसके बाद जो पेरीमीटर है आपका रेक्टेंगल का और एरिया, ठीक है, पेरीमीटर और एरिया किस रेशो के अंदर दे रखा है, 7:36। ठीक है। उसके बाद हमें बताना है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। हमें एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है जिसकी साइड क्या है, उस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। इसके लिए हमें लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए, उसको ऐड करेंगे तो साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी, वहाँ से हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले देखिए लेंथ का रेशो है लेंथ और ब्रेथ का और पेरीमीटर और एरिया का। इसको किस तरह से सोल्व करता है, इसको सोल्व करने के लिए आपको कम से कम 3 फॉर्मूलेज पता होना चाहिए। सबसे पहले तो रेक्टेंगल का जो स्टार्टिंग में पेरीमीटर दे रखा है वो क्या होता है। रेक्टेंगल का आपके पास पेरीमीटर होता है 2l+b, ये होता है रेक्टेंगल का। अगर हमें एरिया निकालना हो रेक्टेंगल का तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। सबसे पहले दे रखा है कि पेरीमीटर का ये इज इक्वल टू ये वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करें, पेरीमीटर की वैल्यू है 7 और एरिया की है 36। यहाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख देते हैं 2l+b। लेंथ कितनी है हमारे पास, इसको अगर x कंसिडर करें तो कितना होगा, 4x + 3x डिवाइड में एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हम क्या करेंगे 4x × 3x। अब आपको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। कैसे निकलेगा इसका आंसर, सबसे पहले 4 और 3 कितना हो जाएगा, ये तो 7 हो जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14x, तो अब आपको करना है 14x डिवाइड में आपका कितना हो गया 12x² इज इक्वल टू 7/36। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 14 और 36 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 14x × 36 इज इक्वल टू 12x² × 7। ये देखिए इस x से ये x कट जाएगा, आपके पास एक x की वैल्यू बचेगी। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे 14 × 36 एंड ये 12 और 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा। कितना आ गया 6। इसका मतलब हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई। ये था आपका 4x और ये 3x। तो अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास लेंथ आ जाएगी कितनी 24 और ब्रेथ कितनी आ जाएगी आपके पास 18। हमें पता है जो आपका स्क्वायर का जो एरिया है, एरिया नहीं सॉरी, जो साइड है वो लेंथ प्लस ब्रेथ दोनों को ऐड करके आएगी। तो 24 और 18 को ऐड करें तो कितना बनेगा 42। साइड ऑफ स्क्वायर हमें मिल गई, ए कंसिडर कर लेते हैं 42। अब आपको निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, 4 इंटू साइड की मल्टीप्लाई। साइड कितनी है 42, तो 4 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 168। ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है कि 33.33% ज़्यादा है क्यूब के कंपैरिजन में। आपको क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ स्क्वायर चाहिए टू द साइड ऑफ क्यूब, मतलब आपको इसका रेशो निकालना है। सबसे पहले देखिए सरफेस एरिया क्या होता है। अगर हम पूछें कि सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, किसका, स्फेयर का, तो स्फेयर का होता है हमारे पास 4πr²। ठीक है। और अगर क्यूब का पूछा हो तो क्यूब का कितना होता है, क्यूब का होता है 6a²। ए इसकी साइड हो गई। ठीक है। अब ये बोला है कि जो सरफेस एरिया है किसका, स्फेयर का और क्यूब का। स्फेयर वाला क्या है 33% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्यूब। जब भी 33% होता है इसका मतलब वो किसी का 1/3 होता है। इसका मतलब ये क्यूब वाले से अगर क्यूब का 1 है तो उससे ये कितना ज़्यादा है 1/3 ज़्यादा है, मतलब क्या हो गया 4/3। इसका मतलब स्क्वायर है आपका 4 और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो ये इसका रेशो दे रखा है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे क्या पूछा है, ये इस रेशो के अंदर दे रखा है, तो हम क्या करें, जो स्फेयर का एरिया है 4πr² डिवाइड में 6a² इज इक्वल टू 4/3 के इक्वल रख देते हैं। यहाँ से हम ये वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या रहेगा आपके पास r² बाय में a² इज इक्वल टू 4/3। ये 6 इधर मल्टीप्लाई में, 4 डिवाइड में, और ये पाई भी आपका क्या है मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगी। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। ठीक है, 4 से 4 कट हो गया, ये 2 पे कट हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा। तो कितना आ गया आपके पास 7/11। अगर इसका हम हटा दें, ये r² बाय a² है, तो नॉर्मल r/a क्या होगा आपके पास √ की फॉर्म में आ जाएगा 7/11 आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें 25 क्वेश्चन है। हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी वॉल्यूम दे रखी है इतनी, वॉल्यूम कितनी दे रखी है, वॉल्यूम है हमारे पास कितनी 250 पाई। ठीक है, रेडियस आपके पास 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ स्क्वायर।
मतलब जो हाइट है वो आपके डायगोनल के इक्वल है। हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। सबसे पहले क्या दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है सिलेंडर की। तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 250 पाई। पाई से देखिए ये पाई कट हो गया, इधर आर की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। एच इज इक्वल टू 250। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 10। एच कितना आ गया हमारे पास 10। इन्होंने बोला कि जो हाइट है वो डायगोनल के इक्वल है। अब आपका डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है √2a। ए आपकी साइड, उसके आगे आपका √2 लग जाएगा। ठीक है, हाइट है 10 तो यहाँ से हम साइड कैसे निकाल सकते हैं, 10 डिवाइड बाय में √2, ये आ गई आपकी साइड। निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a। 4 आपके पास है, a की वैल्यू क्या है 10 डिवाइड में √। ठीक है, रूट की फॉर्म में दे रखा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को कैसे लिख सकते हैं आप, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड में √। जब भी आपको पता हो कि 2 को नॉर्मल हम 2 बार रूट कर दें तो इसकी वैल्यू 2 के इक्वल होती है, तो हम इसको कट करेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, सिर्फ √2 बच जाएगा। इसका मतलब 20 √2 इसका आंसर होगा। आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, एक बैग है जिसके अंदर ब्लू कलर की बी बॉल्स हैं, वाइट कलर की अगर ब्लू देखें तो बी बॉल्स दे रखी हैं, वाइट कलर की देखें तो 5 बॉल्स हैं, रेड कलर की देखें तो 8 बॉल्स हैं। हमें क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसको एक रेड बॉल चूज़ करनी है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो इस बी की वैल्यू निकालो। सबसे पहले कैसे निकाला जाता है कि जब भी मान लीजिए कि एक बॉल को आपको चुनना है, तो जैसे रेड चुननी है आपको एक बॉल, तो रेड कितनी है 8 है, C1 होगा, और डिवाइड में जितनी टोटल है उसका C1 1 है तो कोई वैल्यू नहीं होगी, नॉर्मल 8 बाय जितनी टोटल बॉल्स हैं वो आएगा आपका। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि x टोटल बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या निकलेगी, वो इन्होंने दे रखी है 1/4 निकलेगी। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी आ गई 32। ये थी टोटल बॉल्स जितनी थी। देखिए 5 वाइट हैं 8 रेड हैं, तो 8 और 5 13, 13 तो बाकी कलर की हैं। तो हम क्या करें, 32 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आंसर बचेगा हमारे पास आएंगे 19। इसका मतलब 19 ब्लू कलर की बॉल्स। नेक्स्ट देखिए, आर्यन उसके पास 7 आइडेंटिकल वॉचेस हैं, मतलब अलग अलग उसके पास घड़ियां हैं, उसके पास 7 डिफरेंट साइज़ के बॉक्स हैं। उसको क्या करना है, एक रिबन डालना है डिफरेंट डिफरेंट कलर का वॉच के ऊपर, और उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसको कलर्ड रिबन को उसको एक पर्टिकुलर बॉक्स में रखना है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो रिबन सारे अलग अलग कलर के हैं, तो कोई आपको बीच में डाउट नहीं होना चाहिए। 7 अलग अलग कलर के हैं, हमें 1 चूज़ करना, तो क्या होगा, जो जो लेना होता है वो आप 1 ऊपर रखेंगे और डिवाइड में टोटल। रिबन का ये हो गया। अब हम बॉक्स का निकालें तो हमें एक ही बॉक्स चाहिए, कितने में से 7 में से। अगर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए कि दोनों की कंबाइन करके क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो क्या होगी 1/7 मल्टीप्लाई 1/7 कितना हो जाएगा 1/49। आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, द रेशो ऑफ लेंथ और ब्रेथ का रेशो दे रखा है रेक्टेंगल का। यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ और ये ब्रेथ, कितना रेशो 5:3। अब आगे दे रखा है द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल टू द साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब ब्रेथ और साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर क्या माना जाता है, ए कंसिडर करते हैं, वो 3:7। एक चीज़ देखिए, इसमें भी ब्रेथ है इसमें भी ब्रेथ है, दोनों 3-3 है, इसका मतलब ये 7 रेशो इनके साथ कंबाइन ही है, मतलब ये अलग से 7 नहीं है। जैसे 5 अगर 10 एक रेशो की वैल्यू आए तो ये 50 है, ये 30 है, ये 70 है, एक ही लाइन में, क्योंकि बी कॉमन है और बी आपका सेम है। अब क्या निकालना है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है हमें 24। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर मतलब पेरीमीटर किसका, स्क्वायर का कितना ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है पेरीमीटर किसके, रेक्टेंगल के, रेक्टेंगल के पेरीमीटर से। सबसे पहले स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a इज इक्वल टू 24, और रेक्टेंगल का क्या होता है 2l + b, लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ से 4a इज इक्वल टू 24, a की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने 7 दे रखी है, a की वैल्यू यहाँ पे 7 दे रखी है, तो a की जगह हम क्या कर सकते हैं 4 × 7x, अगर सबको x एज्यूम करें, ये 24 और यहाँ पे 2 है, लेंथ कितना है 5x और ब्रेथ कितना है 3x, कितना हो गया 8x × 2 कितना हो जाएगा 16x। तो ये हो गया 28x और ये 16x, तो इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा आपके पास 12x इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 2, x की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ।
2 आया तो इसकी लेंथ कितनी निकलेगी, x की वैल्यू 2 आ गई तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, लेंथ हो गई 10, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, लेंथ होगी 6, तो कितना बन गया 60। ऑप्शन बी आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक कंटेनर है जो कंटेन करता है 3/5 ऑफ द मिल्क और बाकी आपका वाटर है। ठीक है, ये है मिल्क, ये है वाटर। टोटल में से 3/5, इसका मतलब जो नीचे होती है वो आपकी टोटल वैल्यू होती है। इसका मतलब 3 मिल्क है, और अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करें 5 में से तो 2 आपका वाटर है। हाउ मच द मिक्सचर मस्ट बी टेकन अवे एंड रिप्लेस्ड बाय एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर सो दैट द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना बन जाए, 1:2। मतलब मिक्सचर पूरा निकाला जिसमें मिल्क भी गया और वाटर भी गया, बाद में जितना निकाला था उतना वाटर ऐड कर दिया। आपको क्या बताना है कि कितना मिल्क उसमें से निकाला गया था, हमें ये वैल्यू निकालनी है। क्लियर। सबसे पहले हमें दे रखा है लास्ट में टोटल कि इनिशियली 60 लीटर का मिक्सचर था, टोटल 60 दे रखा है। जब भी रेशो को ओपन करते हैं दोनों रेशो को ऐड कर देंगे, 3 और 2 5, डिवाइड करेंगे एक रेशो की वैल्यू 12। इतना क्लियर हो गया। तो अब आपको क्या करना है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आपका वाटर है, एंड 36 मिल्क है, और 24 क्या है आपका वाटर है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए 36 मिल्क हो गया, ये मिल्क और डिवाइड में वाटर। इसमें से कितना मिल्क निकलेगा, 3x की फॉर्म में निकलेगा। इसका मतलब कुछ भी होगा वो रेशो का मल्टीपल निकलता है जब भी निकलता है। अगर ये 3 रेशो है तो 3x की फॉर्म में निकलेगा, 3x डिवाइड करो दोनों रेशो को ऐड करके, डिवाइड बाय 2। क्योंकि हमें इसमें पता नहीं उन्होंने कितना निकाला, अगर पता होता कि 6 लीटर निकाला तो हम एग्जैक्टली रेशो में डिवाइड करके वैल्यू निकाल देते, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। और वाटर का क्या है, 24 है, जिसमें से 2x/5 तो निकला है, और फिर टोटल x क्या हो गया उसमें ऐड हो गया। x कितना ऐड हो गया, वो वैल्यू उसके अंदर ऐड हो गई। कैसे, देखिए ये 3x/5 निकला और ये वाटर इतना निकला, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें 2x/5 तो कितना बनेगा, 5x/5। इसका मतलब x आपका ऐड हो गया, दोनों को ऐड कर दिया। रेशो क्या बना, 1:1। अब हमें सोल्व करना है कि कितना वैल्यू निकाली थी। जो वैल्यू निकाली थी उसको हमने x कंसिडर किया कि x क्वांटिटी निकाली थी, x की वैल्यू निकाल दी है, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर बनेगा, 36 - 3x/5 = 24, और ये इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x/5। इधर आके 3x/5 ऐड हो जाएगा, और ये 36 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 12 = उस साइड हो जाएगा 6x/5। x की वैल्यू निकालनी है तो ये 5 मल्टीप्लाई में, डिवाइड में 6, तो कितना हो गया 10। x की वैल्यू 10 आ गई, इसका मतलब 10 लीटर हमने निकाला था और 10 लीटर ही डाल दिया, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, विनोद क्या है, एक केमिस्ट है जो 10 लीटर सॉल्यूशन है, जिसके अंदर 10 लीटर का कोई सॉल्यूशन है, जिसमें से अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड 10% है, तो 10 का अगर मुझे 10% निकालना है, इसका मतलब एसिड की क्वांटिटी है 1 और बाकी कितना है 9। इतना क्लियर हो गया। उसको चाहिए कि ही वांट टू डिल्यूट द सॉल्यूशन, उसको डिल्यूट करना है सॉल्यूशन, जो एसिड 10% था उसको 5% लेके आना है। बताओ कि कितना वाटर उसके अंदर ऐड करें, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये है 1, 1 लीटर है, ये 9 लीटर है, इसकी वैल्यू है 10% और इसकी वैल्यू है 90%। इसको क्या करना है, इसको 5% बनाना है, ये जो एक है एसिड, और उसको वाटर ऐड करना है, ये वाटर है। वाटर कितना और ऐड करे कि ये 5% बन जाए। इसका मतलब हम मान लेते कि टोटल है x, और उसके 5% की वैल्यू कितनी है, 1 लीटर के इक्वल है, क्योंकि ये 5 लीटर है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 डिवाइड बाय में 5। इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना है, 20 लीटर का, लेकिन शुरू में कितना था, 10 लीटर। इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा 10 लीटर का वाटर ऐड किया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, एक मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का जो कंटेन करता है, मिल्क कितना है 55%, वाटर कितना है, टोटल 100 होता है, जिसमें से 55% आपका मिल्क है, तो बाकी कितना बच गया 45%, वो हो गया आपका वाटर। तो अगर रेशो निकाले 5 पे कट करें तो 11:9 आ गया हमारे पास। उसने बोला कि कितना वाटर ऐड करें ताकि जो आपका रेशो का प्रोपोर्शन है मिल्क एंड वाटर का वो रिवर्स हो जाए, मतलब मिल्क तो आपका हो जाए 9 और वाटर हो जाए आपका 11। क्या रेशो में चेंज करें, मतलब कितना और वाटर इसमें ऐड किया जाए। मिल्क का कुछ नहीं किया, सिर्फ वाटर ऐड किया। तो अगर मिल्क में कोई चेंज नहीं हुआ फिर भी इसके रेशो में चेंज हो गया, इसका मतलब हमें रेशो इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ करते हैं हम 9 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 9 से कर दिया और इधर 11 से, ताकि दोनों तरफ मिल्क सेम हो। कितना बन जाएगा ये 99 और ये 81, ये 99 और ये 121। देखिए मिल्क हो गया सेम, क्योंकि मिल्क तो सेम ही था, उन्होंने सिर्फ वाटर ऐड किया है।
तो वाटर में कितना डिफरेंस आया, 121 में से 81 को सब्ट्रैक्ट करें तो 40 का डिफरेंस आया। उन्होंने पूछा है कि कितना चेंज आया, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर टू रिवर्स द प्रोपोर्शन, कितना वाटर ऐड किया कि रेशो उसका चेंज हो जाए। 40 चेंज हो गया, 40 का डिफरेंस आ रहा है, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या है मिल्क एंड वाटर की, जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू थी 99 और 81, दोनों कितने हो गए 180, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है, कितना बन गया 200 बाय में 9 इज इक्वल टू 22.22% आपका आंसर होगा क्या, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक मिक्सचर है जिसमें 25 लीटर कंटेन करता है, जिसमें मिल्क एंड वाटर इस रेशो के अंदर दे रखा है। मिल्क एंड वाटर क्या है, स्टार्टिंग में यहाँ से देखना शुरू करते हैं। मिल्क एंड वाटर 4:1 में, टोटल है 25 लीटर का। तो जब भी इसको सोल्व करना होता है दोनों रेशो को ऐड करो, 4 and 1 हो गया 5, 5 से डिवाइड करो, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 5, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो मिल्क तो है 20 और वाटर कितना है 5। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, कुछ A लीटर पानी ऐड किया गया ताकि रेशो बने 1:1, हमें नहीं पता कितना A लीटर ऐड किया गया। उसके बाद उसने कुछ B लीटर का मिल्क भी ऐड किया गया, जिससे क्या हुआ कि जो रेशो था मिल्क एंड वाटर का, वो जो स्टार्टिंग में रेशो है 4:1 ये बन गया। तो आपको ये बताना है कि A B का कितना परसेंट है। इन्होंने यहाँ पे मोर देन दे रखा है, ये गलत दे रखा है, इससे आंसर सही नहीं आएगा। आंसर सही आएगा कि A B का कितना परसेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन में इन्होंने ऐसे ही सोल्व कर रखा है, ठीक है। ये मोर नहीं है, यहाँ पे आपको जस्ट बताना है कि A कितना परसेंट है B का। अब सबसे पहले देखिए, शुरू में 20 था और ये 5 लीटर था, रेशो था 4 and 1, कुछ पानी ऐड किया गया जिससे 1 and 1 हो गया। तो मिल्क था आपका 20 और वाटर है 5, इसका मतलब कितना पानी और ऐड करें कि ये भी 20 हो जाए, तो हमें 15 और ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 20 हो गया। इसका मतलब A की वैल्यू है 15 लीटर, 15 लीटर इसने पानी डाला था, A मिल गया हमें। अब हमें B निकालना है, दोनों कितने हो गए 20 हो गए, 1:1 हो गया। अब इन्होंने बोला है कि कुछ B लीटर का मिल्क डाला जिससे जो पहले रेशो था 4 and 1 ये बनेगा। 4 and 1 रेशो बनाने के लिए हमने क्या ऐड किया है, मिल्क ऐड किया, मतलब वाटर में तो कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब ये एक रेशो की वैल्यू 20 ही है हमारे पास, तो एक रेशो की वैल्यू तो सही है 20। लेकिन 4 रेशो बनाने के लिए अगर एक रेशो की वैल्यू 20 है तो 4 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब यहाँ पे 80 मिल्क होना चाहिए, तब पहले वाला रेशो बनेगा। लेकिन मिल्क है कितना 20, इसका मतलब हमने कितना ऐड कर दिया 60 लीटर ऐड कर दिया। तो B की वैल्यू कितनी है 60 लीटर। अब पूछा है कि A B का कितना परसेंट है, तो A की वैल्यू लिखो, डिवाइड में B करो, मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना आ गया 25%। तो A B का 25% है, C या D ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, कोई इनमें से एक ऑप्शन होगा, 25 आंसर होगा आपका। पाइप Q कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स, पाइप Q है वो टैंक को 15 घंटे में भरती है, P उससे 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर मैं यहाँ पे Q लिखूँ कि Q 100% है तो P उससे 50% ज़्यादा, मतलब 150% एफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी का क्या रेशो है 3:1। टाइम उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम का क्या रेशो आया 2:3। तो Q देखिए 15 घंटे में भरती है, 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब P भरती है 10 घंटे में, और जो R है वो P से 5 घंटे कम लेती है, तो ये 10 में भर रहा है तो ये 5 में भरेगी। टोटल क्या ले, LCM ले लेते हैं, कितना 30, ये आ गया आपका 3 एंड ये आ गया 6। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है कि अगर तीनों मिलकर काम करें तो 110% टैंक को कितनी देर में भर देंगे। टोटल कितना भरना है 30, LCM आपका टोटल वर्क होता है, इसका हमें 110% भरना है। भरना किसको, तीनों को, तो तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो, 6 2 8 और 3 11, डिवाइड बाई 11। ये देखिए 0 से 0 कट गई, 11 से 11, इसका मतलब 3 घंटे में वो पूरा भर देंगी, ऑप्शन A। नेक्स्ट देखिए, द रेशो ऑफ द टाइम टेकन बाय A एंड C टू वर्क आर डन। A और C किसी काम को करने में 2:1 का टाइम लगाते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं A एंड C, टाइम कितना लग रहा है इनको 2:1, इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी क्या है 1:2, ठीक है। B की एफिशिएंसी C की एफिशिएंसी के इतने गुना है, ठीक है। टाइम टेकन बाय A टू कंप्लीट 25% ऑफ द वर्क इन 4 डेज, मतलब A अगर टोटल टाइम X लेता है तो वो 25% काम को 4 दिन में कर देता है। तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा 100 डिवाइड बाय में 25, इसका मतलब 16 दिन। A अपने काम को 16 दिन में कर देता है,
ठीक है, हमें बताना है कि सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो बी का तो कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी थी, तो इसको तो छोड़ो, हमें सी का बताना है। इसके लिए देखिए ए और सी का रेशो दे रखा है। टाइम इसको लगते हैं 16 घंटे, लेकिन इसका रेशो आ रहा है 2। इसका मतलब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 टाइम बन रहा है। इसका मतलब 1 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टाइम इसको कितना लग रहा है? 8 घंटे का लग रहा है। ठीक है, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट। सी का हमें 8 घंटे का टाइम मिल गया कि सी अपने काम को कितने घंटे में कंप्लीट कर देता, 8 घंटे में कंप्लीट कर देता। हमें यही तो निकालना था कि सी कितनी देर में करेगा, तो सी 8 घंटे में कर देगा। नॉर्मल टाइम का रेशो दे रखा था 2 and 1, ए का टाइम निकल गया 16 घंटे। तो 2 को अगर हम डिवाइड करें तो एक रेशो की वैल्यू 8 है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, उसको 8 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट देखिए, ए मैन बाय 2 बास्केट्स एंड द कॉस्ट प्राइस किस रेशो के अंदर है? 40 and 30 के अंदर है, 4 and 7। मान लेते हैं कि 2 का सीपी दे रखा है, ए और बी कंसिडर कर लिया, 4 और 7 है, तो इसको आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं 400 है और ये 700 है। ठीक है, अगर वो दोनों को 10-10% के प्रॉफिट पे बेचे तो उसको कितना प्रॉफिट होता है? 33% का। लेकिन अगर वो पहले को तो 10% लॉस पे बेचे और दूसरे को 14.28% के प्रॉफिट पे बेचे तो कितना डिफरेंस होगा ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर? ठीक है, हमें ये निकालना है। सबसे पहले देखते हैं, दोनों पे 10-10% का प्रॉफिट करके उसके इक्वल रखते हैं। 10-10% का प्रॉफिट हो रहा है, या तो इन दोनों को 700 और 400 1100 करके 10% का प्रॉफिट टोटल निकाल लो, या फिर आप अलग अलग निकाल सकते हैं। अलग अलग निकालें तो ए पे निकालें 400, 10% का प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है इसको? 40 रुपये का। बी के ऊपर अगर हम देखें इसी तरह से निकालें तो 70 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ है। ए और बी के ऊपर 110 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर? या फिर आप कर सकते थे 700 और 400 हम 1100 लिख लेते, उस पर 10% का प्रॉफिट मतलब 110/100 अगर टोटल वैल्यू निकाल रहे हो तो कितना होगा? हाँ, मतलब अगर सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास 110 बचता ना। 110/100 सिर्फ हमें प्रॉफिट चाहिए, तो इसका 10% निकालना था हमें सिर्फ। ठीक है, तो 110 मिल जाता हमें। प्रॉफिट 110 है। ठीक है, 110 टोटल हमें वैल्यू मिल गई, इसका मतलब 110 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इन्होंने बोला वो 33 रुपये के इक्वल है, इसका मतलब हमारा जो 110 है वो 33 के इक्वल है। तो 1 की वैल्यू क्या आई? 33 डिवाइड बाय में 11, कितना बना? 3/10। इसका मतलब हमारे जो हम अज्यूम करके चले थे x की वैल्यू, मान लीजिए कि इसको हमने 400x या 700x अज्यूम किया कुछ भी, तो उसकी वैल्यू 1x की वैल्यू 3/10 है। तो यहाँ से मैं a कैसे निकाल लूँगी? 400 को मल्टीप्लाई करूँगी 3/10 से, तो कितना हो गया? 120। इसका मतलब फर्स्ट का मेरे पास CP है 120 रुपये। सेकंड का अगर मैं निकालूँ तो इसको मल्टीप्लाई करूँगी 700 से, तो कितना होगा? 210। तो सेकंड का CP कितना है? 210 रुपये। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। ठीक है, CP अगर हम दोनों काउंट करें तो 120 और 210 टोटल कितना CP हुआ? टोटल CP आपका बन गया 330 रुपये का। अब हम दोनों का कंबाइंड सेलिंग प्राइस ऐड करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि कितना इसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, पहले में उसको 10% का लॉस हुआ है, तो 120 को अगर वो 10% लॉस पे बेचता है मतलब 90/100। ठीक है, ये इससे कट हो गया। इसका मतलब कितने में बेचा? 108 रुपये में बेच दिया उसने। फर्स्ट को बेचा 108 में। सेकंड है 210 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, उसने 14.28% 28% प्रॉफिट। अब आपको पता होगा कि 14.28% किसी चीज़ का क्या होता है? 1/7 होता है। इसका मतलब इसको 1/7 प्रॉफिट हुआ है। 7 वैल्यू थी, उसने 7 से एक ज़्यादा बेच दिया, तो कितना हो गया? 8/7। कितने का बेच दिया? 240 रुपये का। फर्स्ट को बेचा 108 को, सेकंड को 240 को, तो टोटल कितना हो गया? 348 रुपये। लेकिन दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या था? 330, और बेच दिया 348 रुपये का, तो इसका मतलब कितने रुपये का प्रॉफिट हो गया? 18 रुपीज़ का। तो ऑप्शन आपका बी आंसर आएगा कि उसको 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट देखिए, अनुज, सुरेश और अर्पित दे रखा है, 3 फ्रेंड हैं, और वाइल अनुज इज़ 4 ईयर यंगर देन सुरेश, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं सुरेश इज इक्वल टू अनुज प्लस 4, और रेशो दे रखा है आपको किसका? सुरेश और अर्पित का। ठीक है, यहाँ से क्या दे रखा है? सुरेश एंड अर्पित का क्या रेशो है? 4 साल पहले। अगर हम इसको प्रेजेंट अज्यूम करें तो ये इनका प्रेजेंट है। 4 साल पहले का रेशो कितना दे रखा है? 3:4, और 8 साल बाद का रेशो दे रखा है 4:5। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? पहले ये डिफरेंस चेक करते हैं। 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो हमें बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सेम है। सेम है तो इसको छोड़ो, इनके बीच में डिफरेंस देखो कितना है? 1 रेशो का डिफरेंस है। 1 रेशो का डिफरेंस किसके इक्वल है? जितना टाइम हो।
4 और 8 कितना हो गया, 12 का टाइम, मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 12। तो यहाँ से सुरेश की एज कितनी निकलेगी, ये 3x है, तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 36। लेकिन ये कितने साल पहले, 4 साल पहले। प्रेजेंट में जाने के लिए 4 ऐड करना पड़ेगा, तो एज कितनी होगी, 40। अब हम अगर अर्पित की निकालें तो वो कैसे निकलेगी, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते कितना बन गया हमारे पास, 36, 48 बन गया। लेकिन ये 4 साल पहले है, तो इसमें 4 और ऐड करेंगे तो कितने का हो गया, 52 का। अब ये देखिए अनुज हमें निकालना है, तो अनुज क्या है, सुरेश में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो अनुज की एज आ जाएगी। तो अनुज कितने साल का होगा, सुरेश है 40 में से 4 गया 36। अब पूछा क्या है, फाइंड द रेशो बिटवीन द एज ऑफ अनुज एंड अर्पित 4 ईयर हैंस। अनुज की 4 साल बाद, अभी ये 36 का है, 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 40 का। और अर्पित अभी कितने का है, 52 का, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 56 का। तो 20 ये हो जाएगा आपका 28, 10, 14, ये 5 और 7, 5:7 इनका आंसर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन के अंदर एरर दे रखा है, इसलिए ऑप्शन मैच नहीं करेगा। उन्होंने आई थिंक कुछ गड़बड़ कर रखी है इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। बाकी करेक्ट आंसर आपका 5/7 ही होगा। नेक्स्ट देखिए, द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी 17 ईयर है, मतलब ए और बी और सी की एवरेज एज 17 है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज को जितने नंबर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब टोटल एज क्या है, 51। द रेशो ऑफ एज 9 ईयर लेटर, 9 साल बाद ए बी सी का क्या रेशो है, 6, 4 एंड 3। कितने साल बाद, 9 साल बाद। ये एज कब की आई है आपकी, प्रेजेंट की। तो 9 साल तक पहुंचने के लिए इसके भी 9 साल, इसके भी 9 साल, इसके भी 9 साल, इसका मतलब आपको 27 इसमें ऐड कर दें तो हम 9 साल बाद की एज में पहुंच जाएंगे, जो कितना होगा, 78। अब अगर हमें रेशो सोल्व करना है तो सबको ऐड करो, 6 4 10 और 3 13, 13 से डिवाइड करो। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 6। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ए की एज आ गई 36, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, ये 24, ये आपका हो गया 18। लेकिन ये कब की है, 9 साल बाद की है। पूछा क्या है, एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी, तो सिर्फ बी और सी की करते हैं। प्रेजेंट में जाने के लिए 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये 15 साल का है, इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये प्रेजेंट में 9 ईयर का है। दोनों की बी और सी की एवरेज निकालनी है, तो दोनों का टोटल करो, 15 एंड 9 कितना हो गया, 24, 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 12 साल। ऑप्शन ई। इन्होंने भी सॉल्यूशन में एरर दे रखा है, बाकी आपका सही सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, उन्होंने इसमें 15 की जगह 18 ले रखा है, बट 18 नहीं होगा, 15 होगा। नेक्स्ट देखिए, एवरेज एज दे रखी है XYZ की 5 साल बाद 25 साल की। 5 साल बाद वो कितने का दे रखा है, 25 का। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं X + Y + Z 25, 3 लोगों की दे रखी है, तो कितना हो गया, 75। 5 साल बाद है, मतलब इसके भी 5 साल, 5 5, तीनों के 15 साल ऐड हो रहे हैं। तो इसमें से अगर मैं 15 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इनकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 60। अब आगे क्या पूछा है, रेशो दे रखा है Y और Z के बीच में कितना है, 6:5। और उसके बाद ये दे रखा है कि जो X की एज है, X इज़ 4 ईयर लेस देन Z, X है वो Z से 4 साल छोटा है। X इज इक्वल टू Z से 4 साल छोटा है। तो यहाँ से अगर मैं एज्यूम करूँ कि x की एज क्या है, y की क्या है, 4x, इसकी 5x, तो x की क्या हो जाएगी, z की जगह पे 5x - 4 पुट करते हैं। हमें पता है तीनों को ऐड करते हैं तो प्रेजेंट बनता है 60, तो इनको लिखते जाइए। x की वैल्यू लिख दीजिए 5x - 4, y की लिख दीजिए 6x, z की 5x इज इक्वल टू 60। कितना हो जाएगा, 10 और 16x इज इक्वल टू 4, उधर जाके ऐड हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4। x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब पूछा क्या आपसे, x और y का 3 साल पहले का क्या निकालो, एवरेज निकालो। तो हमें x और y की सबसे पहले तो एज चाहिए कि x की कितनी है, y की कितनी है। x का क्या रेशो है, z - 4। सबसे पहले y की निकालते हैं, y की 6x, x की वैल्यू 4 आ गई, तो 6 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, y की एज 24। z की देखिए, z की कितनी आ जाएगी, 5x, तो कितना हो जाएगा, 20। हमें पता है कि x z से 4 साल छोटा है, तो 20 - 4, x कितने का हो गया, 16। हमें निकालनी है x और y की 3 साल पहले की एवरेज। तो x में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगी, कितने साल का होगा, ये 13 साल का। और अगर हमें y की निकालनी है तो इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितने साल का होगा, 21। तो 13 और 21 को ऐड करेंगे, कितना बनेगा, 34, डिवाइड करो 2 से एवरेज निकालने के लिए, 17 इसकी एवरेज होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, 14 मैन किसी काम को 18 दिन में करते हैं। तो 14 मैन किसी काम को 18 दिन में करते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 6 days आफ्टर दे हैड स्टार्टेड द वर्क
10 मोर मैन ज्वाइन, 6 दिनों तक उन्होंने काम किया, उसके बाद 10 और मैन आ गए, तो टोटल टाइम बताओ उस काम को कंप्लीट करने का कितना टोटल टाइम हुआ। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, 1 मैन का काम निकालेंगे आप 14 इंटू 18 करेंगे, देन फिर 14 लोगों ने 6 दिन तक काम किया है तो ये वैल्यू आएगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो बचेगा उससे डिवाइड करेंगे हम 14 और 10 24 मैन से। या तो है ये तरीका, या फिर हम कर सकते हैं कि 14 लोगों ने 6 दिन तो काम कर दिया, काम कितने दिन करना था 18, जिसमें से 6 दिन तो काम हो चुका है, काम कितना बच गया 12 दिन का, तो इसका मतलब 14 मैन बचे हुए काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब टोटल काम 12 दिन मान लेते हैं। तो एक मैन का कैसे आ जाएगा 14 इंटू 12। अब हमें कितने मैन बताने हैं, 14 पहले थे 10 बाद में आ गए, कितने हो गए 24, तो उनको कितना टाइम लगेगा 7 दिन उनको लगे। 6 दिन वो पहले काम कर रहे थे, 7 बाद में काम कर रहे थे, इसका मतलब वो 13 डेज में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज। लेकिन सॉल्यूशन में इन्होंने क्या कर रखा है, 6 की जगह, जैसे इन्होंने खुद ही बताया कि 6 दिन बाद और नए मैन आ गए, लेकिन इन्होंने 6 की बजाय 5 ऐड कर रखा है ताकि ऑप्शन 12 बने। 5 दिन थोड़ी थे, उन्होंने 6 दिन बाद किया था, तो ये एरर है सॉल्यूशन में। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल फ्लो थ्रू अ पाइप क्रॉस सेक्शन एरिया। कोई भी पाइप है वो सर्कल की फॉर्म में ही वाटर निकलेगा, कितना होता है उसके अंदर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में वाटर निकल रहा है, कितना 3.5 मिनट के अंदर, और इस रेट से पानी निकल रहा है। तो अगर हम निकालें कितना पानी आप निकल जाएगा इसमें से, अगर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जितना क्रॉस सेक्शन है वो मल्टीप्लाई करो जैसे मीटर पर सेकंड है, इस फ्लो से पानी जा रहा है तो यहाँ पे 25। अब देखिए ये मिनट में दे रखा है 3.5, हमें चाहिए सेकंड में, क्योंकि मीटर पर सेकंड है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया तो 210 सेकंड्स आ गई, तो 210 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 63,000। अब आपको पता होगा कि 1000 अगर सेंटीमीटर क्यूब करें तो वो 1 लीटर के इक्वल होती है, तो ये कितने लीटर के इक्वल होगी 63 लीटर के इक्वल, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, एक मिक्सचर है 1 जिसमें x कंटेन करता है एसिड एंड वाटर। एसिड दे रखा है उसके अंदर, अच्छा दो अलग अलग है। फर्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो एसिड कितना दे रखा है 60%, और वाटर दे रखा है आपका 40%, मतलब रेशो क्या बना 3:2। दूसरे के अंदर एसिड वाटर है 25%, तो एसिड कितना बच गया 100 में से 75, रेशो क्या बना 3:1। किस क्वांटिटी के अंदर उनको मिक्स किया जाए कि 13 लीटर ऑफ द मिक्सचर वाई, कि वाई का ये हमारा एक्स मिक्सचर था और ये था वाई मिक्सचर, कि वाई तो हमने 13 लीटर लिया है, एक्स को कितना लीटर ले कि लास्ट में एसिड की क्वांटिटी 65 हो। मिक्सचर एनालिगेशन से सोल्व कर देते हैं, एक्स और वाई लिखा, एक्स में एसिड कितना है 60, वाई में एसिड कितना है 75, टोटल में एसिड कितना है 65, सब्ट्रैक्ट करो 65 में से 65 एंड यहाँ पे 10, तो 2:1 की फॉर्म में मिक्स किया जाएगा। y को आपको पता है y की वैल्यू कितनी यूज़ किया 13, तो y x और y का क्या रेशो है 2:1। अगर 1 रेशो की वैल्यू 13 है तो 2 रेशो की वैल्यू क्या होगी 26, इसका मतलब फर्स्ट में से 26 वाटर लिया गया था। नेक्स्ट देखिए, मतलब वो मिक्सचर 26 लिया गया था। द रेशो ऑफ एज ऑफ हेमंत 5 ईयर अगो एंड द एज ऑफ मनोज 12 साल बाद, ये रेशो दे रखा है। सबसे पहले देखिए ये दे रखा है हेमंत और ये मनोज, अगर हम ये प्रेजेंट एज्यूम करें तो हेमंत का तो 5 साल पहले और मनोज का कितना पहले 12 साल पहले। रेशो दे रखा है इन्होंने, कितना रेशो दे रखा है 5:6, ये रेशो दे रखा है। 8 साल बाद उनका अलग से रेशो दे रखा है, हमें बताना है एवरेज 2 साल बाद उनकी, तो हम इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि इनका रेशो 5x और 6x मान लेते हैं। अगर मैं हेमंत यहाँ लिखा और मनोज यहाँ लिखा, ठीक है, हेमंत का मुझे जाना प्रेजेंट में, तो 5x कितने साल पहले, हेमंत का 5 साल पहले, तो इसमें 5 ऐड कर दूंगी तो मैं प्रेजेंट में चली गई। मनोज का रेशो है 6x 12 साल पहले, प्रेजेंट में जाने के लिए 12 ऐड करना पड़ेगा, ये वैल्यू आ गई। इन्होंने 8 साल बाद ये रेशो दे रखा है मनोज का और हेमंत का, तो हम कैसे ले रहे हैं हेमंत और मनोज, क्या रेशो है इनका 4:5, रेशो रिवर्स हो जाएगा क्योंकि इन्होंने पहले मनोज लिख रखा फिर हेमंत। ये हम प्रेजेंट में पहुंच गए, 8 साल बाद का रेशो, तो इसमें अगर मैं 8 और ऐड कर दूं तो मैं इस रेशो के इक्वल पहुंच सकती हूँ। अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू निकालनी है। 8 और 5 यहाँ से आपका 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25x और हम इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा 65 इज इक्वल टू 24x और ये हो जाएगा 80। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 65 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 15,
एक्स की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। अब निकालना क्या है, सबसे पहले हेमंत की एज निकाल लेते हैं। इन्होंने बोला फाइंड द एवरेज ऑफ देयर एज 2 ईयर हंस, 2 साल बाद, मतलब हैंस देर का प्रेजेंट से 2 साल बाद। प्रेजेंट में पहुंचने के लिए हमें इतना चाहिए इनका, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं हेमंत की निकालूं तो कितनी निकलेगी, 15 रेशो आया तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना बना 75, और प्लस में 5 ऐड कर दिया, ठीक है, तो कितना हो गया 80, मतलब ये 80 साल का है प्रेजेंट में। और मनोज का प्रेजेंट निकालने के लिए 6x + 12, 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 80, और प्लस में हम क्या करेंगे 90 और 12 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 90 और 12 102। ये इनका प्रेजेंट का टाइम है, लेकिन उसने क्या बोला है 2 साल बाद निकालना है, तो इनमें 2 और ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 82, ये हो जाएगा 104। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे वैल्यू बनेगी 186। एवरेज निकालना है, 2 से डिवाइड किया 93 इसका एवरेज आएगा। इन्होंने भी सॉल्यूशन में गड़बड़ कर रखी है, इन्होंने एक्स की वैल्यू कम निकाल रखी है 6 या 7, जो गलत होगा आंसर। ये बिल्कुल सही निकला हमारा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एवरेज दे रखी है 4 स्टूडेंट की स्कूल के अंदर 16.5। एक नया स्टूडेंट आने से एवरेज 0.5 बढ़ जाती है, फिर अगेन एक नया स्टूडेंट आया जिससे एवरेज फिर 1.5 गुना बढ़ जाती है। तो हमें बताना है कि जो 2 नए स्टूडेंट आए उनका एवरेज निकालो। सबसे पहले हम स्टार्टिंग की एवरेज निकालते हैं, टोटल वैल्यू कितनी आई, 4 स्टूडेंट है 16.5 इनकी एवरेज है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 66, मतलब पहले थी 66 एवरेज, एक स्टूडेंट आ गया, ये थी 4 स्टूडेंट की, तो 5 स्टूडेंट का टोटल नंबर क्या बनेगा हमारे पास 5, एवरेज 0.5 बढ़ गई, पहले 16.5 थी अब होगी 17, तो कितना हो गया 85, पहले था 66, अगर मैं 85 में से 66 को सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना बनेगा 19। इसका मतलब जो फर्स्ट स्टूडेंट नया आया है उसकी एज कितनी है 90, क्लियर। अब उसके बाद बोला है कि एक स्टूडेंट और आ गया, तो कितने स्टूडेंट हो गए 6 स्टूडेंट, एवरेज कितनी बढ़ गई 17 से 1.5 और बढ़ गई, 17 के कंपैरिजन में करेंगे तो कितनी हो गई 18.5। अब टोटल कितना बन गया 111। पहले देखिए थर्ड आने के बाद 85 थी, तो इसमें से 85 सब्ट्रैक्ट करूँ, कितनी एज आएगी फोर्थ स्टूडेंट की 26, जो सेकंड स्टूडेंट बाद में आया है उसकी एज है 26। इन दोनों का एवरेज चाहिए हमें, 19 और 26 को ऐड करेंगे कितना बनेगा 45, 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज के लिए कितना हुआ 22.5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, गोपाल 16% अपनी इनकम बचाता है और उसकी इनकम 25% बढ़ गई, तो उसका जो खर्चा था वो भी 1/6 हो गया, इंक्रीज़ हो गया ओरिजिनल के कंपैरिजन में। तो हमें बताना है कि उसका इंक्रीमेंट कितना हुआ सेविंग के ऊपर, इनिशियल इनकम के ऊपर। शुरू में हम मान लेते हैं ये है इसकी इनकम, देन फिर इसकी सेविंग और फिर इसका खर्चा, ठीक है। इनकम 100 थी तो वो 16% बचाता था, तो 100 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 84, इसका मतलब उसका खर्चा था। अब उसकी इनकम कितनी बढ़ गई 25%, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा 125। उसका खर्चा 1/6 बढ़ गया, मतलब पहले था 84, ठीक है, 1/6 मतलब पहले 1 था, 1/6 ऐड हो गया, कितना हो गया 7/6, तो इसका 7/6 करें कितना आ जाएगा हमारे पास 98। इसका मतलब अब इसका खर्चा है 98, टोटल इनकम इतनी है खर्चा इतना है, तो 125 में से 98 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 27 इसकी सेविंग हो गई। पहले के कंपैरिजन में कितनी सेविंग बढ़ गई, पहले 16 थी अब 27 है, कितना डिफरेंस है इनके बीच में 11 का डिफरेंस। निकालना किसका है, इन्होंने बोला इनिशियल इनकम के कंपैरिजन में बताओ कितना परसेंट चेंज हुआ इनकम में, तो इनकम में 11 का चेंज हुआ, डिवाइड करो इनिशियल इनकम, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, इसका मतलब 11% उसकी सेविंग में चेंज हुआ, आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब 40,000 के ऊपर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 8,841, आपको रेट निकालने। सबसे पहले तो देखिए ऑप्शन ट्राई कर लेते, लेकिन ऑप्शन पॉइंट में दे रखे हैं, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी एक ऑप्शन की ही, तो इसको तो ऑप्शन से नहीं करेंगे हम। अगर तो ये थोड़ा सा ऑप्शन से इसलिए कर देते, अगर ऑप्शन ऐसे होता 10, 20, 5, 7 इस तरह का ऑप्शन, पॉइंट में ऑप्शन होता तो ऑप्शन नहीं ट्राई करना। अब हम इसका नॉर्मल रूल लगाते हैं, कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई करेंगे 1 + r/100, इसका स्केयर जो रेट होती है, मतलब जो टाइम होता है वो स्केयर हो जाएगा, माइनस में आपका प्रिंसिपल। CI कितना है 8841, प्रिंसिपल है 40,000 रुपये और रेट हमें पता नहीं, डिवाइड बाय में 100 इज इक्वल टू स्केयर माइनस 40,000। ये 40,000 इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी 48,841 डिवाइड बाय में 40,000 इज इक्वल टू 1 + r/100 का स्केयर।
ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। तो ये आपको पता है किसका है, 200 का स्क्वायर है, तो ये 200 का स्क्वायर है, तो ऊपर वाला आपका होगा 221 का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम इसके इक्वल रख देते हैं। ये 1 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बची, एलसीएम लिया, इधर आ गया -1, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये 200, तो कितना बचेगा आपके पास, 21 बाय में 200 इज इक्वल टू R/100, क्योंकि हमने स्क्वायर हटा दिया, क्योंकि इसका स्क्वायर वैल्यू लिख दी। R की वैल्यू कैसे निकलेगी, 21/200, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाके 100 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करें, 10.5 इसकी रेट आ गई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, एक बॉक्स है जहाँ पे 5 कलर की वाइट बॉल है, 7 ब्लैक मार्बल्स है, 3 मार्बल्स लिए गए हैं उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इन अ बॉक्स देयर आर 5 वाइट एंड 7 ब्लैक मार्बल्स हैं। 3 मार्बल्स क्या हुए, लिए गए हैं वन आफ्टर द अदर, मतलब पहले एक लिया गया, देन नेक्स्ट, एक साथ नहीं लिए गए। जब भी एक साथ लिए जाते हैं 5 में से अगर 3 को लेने हैं तो हम क्या करते हैं, 5C3, लेकिन अब एक एक करके लिया गया है। आगे क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 मार्बल्स बीइंग वाइट इफ़ मार्बल्स टेकन आर नॉट रिप्लेस्ड, अगर उनको रिप्लेस नहीं किया गया। रिप्लेस का मतलब क्या है कि पहले एक लिया गया, उसको वापस नहीं डाला गया, फिर नेक्स्ट निकाला गया, इस तरह से। तो अगर हमें वाइट लेने 3 बार, तो सबसे पहले वाइट कितने हैं, 5, टोटल कितने हैं, 7 ब्लैक एंड 5 वाइट, कितने हो गए, 12। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, एक वाइट निकल गया, तो कितने वाइट रह गए, 4, और टोटल कितने रह गए, पहले 12 थे, एक निकल चुका, कितने रह गए, 11। नेक्स्ट में वाइट कितने बच गए, 3, और जैसे एक और निकल गया तो कितना रह गया, 10। आपको जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करें, ये 12 से 12 कट हो गया, 5 से ये, तो 1/22 इसका आंसर आ जाएगा। 1/22 क्या बनेगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, एक इंटीजर है, मतलब उसको चूज़ किया गया एक रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 2, 6, 4 इंटीजर्स। टोटल 264 आपके पास इंटीजर्स हैं, उसमें से आपको एक चूज़ करना है। कौन सा चूज़ करना है, जो आपका डिविजिबल हो 23 से। तो या तो आप करिए कि 23 का आप पूरा टेबल लिख लीजिए, 23 का, जहाँ तक 264 तक कितनी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपकी 23 से डिवाइड होती हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 23 को उस नंबर से डिवाइड करके देखिए, जहाँ तक वो डिवाइड हो रहा है, कितने तक डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसको कट करें तो ये 1 पे कट हो गया, तो देखिए पीछे 34 बच गया, तो 1 पे और जाएगा, मतलब 34 है, फिर भी आप 23 ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएंगे। इसका मतलब इस 264 के अंदर 11 ऐसे नंबर हैं जो आपके 23 से डिवाइड हो जाएंगे, डिविजिबल हैं। तो क्या वैल्यू निकलेगी, 11। इतने नंबर हैं, 23 का मल्टीपल डिवाइड करो टोटल से, तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, ये 24 पे 11 पे कट हो जाएगा, 1/24 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। तो यहाँ पे हमारी चेकलिस्ट कंप्लीट होती है। इसमें 25 क्वेश्चंस थे, आप बाकी की चेकलिस्ट भी कर लीजिए। आप ट्रस्ट में, जितनी भी चेकलिस्ट हैं हम कंप्लीट चेकलिस्ट करेंगे, आपका अर्थमेटिक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको देखते ही क्वेश्चन बनेंगे, यानी बिल्कुल आपके एग्जाम लेवल जैसे क्वेश्चन हैं। बस आपको अप्रोच अच्छा मिलना चाहिए कि किस तरह से आप इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।